नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं कुलकर्णी सदन के रहस्य की। ये एक ऐसी मॉडर्न भूतिया कहानी है जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनका एक नए घर में एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना एक ऐसे अनजाने अतीत के साये में खो गया जिसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। जरा सोचिए, आप एक नए घर में जाते हैं ढेर सारी नई उम्मीदों के साथ, पर आपको जल्द ही एहसास होता है कि आप वहां अकेले हैं ही नहीं। क्या हो अगर उस घर पर किसी और का कब्जा हो और वो उसे छोड़ने को बिल्कुल तैयार ना हो? यही सवाल था जो कुलकर्णी परिवार की जिंदगी का एक डरावना सच बनने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही उम्मीद भरे माहौल में। कुलकर्णी परिवार, अशोक जी, लता जी और उनकी बेटी वेदिका मुंबई में एक नए घर में अपनी जिंदगी की एक नई पारी शुरू करने आए हैं, भविष्य के लिए ढेर सारी उम्मीदें लेकर। ये बिल्कुल हमारे आपके जैसा एक आम सा परिवार था। अशोक जी एक सरकारी कर्मचारी थे, लता जी एक कुशल गृहिणी और उनकी बेटी वेदिका जो मुंबई में अपने करियर को लेकर काफी उत्साहित थी। उनकी खुशी उस नए घर की हर दीवार में गूंज रही थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। हुआ ये कि जब वेदिका अपना कमरा साफ कर रही थी, उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। दीवार पर खून जैसे लाल धब्बे और पर्दे हिल रहे थे, जबकि हवा का नामो निशान तक नहीं था। ये किसी आने वाली बड़ी मुसीबत के पहले संकेत थे, बस एक शुरुआत। वो जो शुरुआती बेचैनी थी ना, वो बहुत जल्द ही एक भयानक और जिसे टाला ना जा सके ऐसे अलौकिक अनुभव में बदलने लगी। अब उस घर ने अपनी मौजूदगी को और ज्यादा जाहिर करना शुरू कर दिया था। वेदिका की पहली रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। आधी रात को बिस्तर के नीचे से खरोचने की आवाजें आने लगीं। फिर छत पर लगा जैसे कोई तेजी से दौड़ रहा हो, और हद तो तब हो गई जब रसोई में उसे अपनी मां की एक झलक दिखी जो अगले ही पल हवा में गायब हो गई। ये डर की बस शुरुआत थी। और ये एहसास सिर्फ वेदिका तक ही सीमित नहीं था। अगले दिन जब घर पर सिर्फ लता जी थीं, दरवाजे की घंटी बार बार बहुत जोर जोर से बजने लगी। लेकिन हर बार जब वो दरवाजा खोलती तो बाहर कोई नहीं होता था। ये सिर्फ आवाजों का खेल नहीं था। जैसे ही लता जी उलझन में वापस मुड़ी, बंद दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ अपने आप खुल गया, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे धक्का दिया हो। अब ये बिल्कुल साफ था, घर में जो भी था वो सिर्फ महसूस नहीं होता था, वो चीजों को छू भी सकता था। अब ये घटनाएं उनके रोजमर्रा के जीवन में दखल देने लगी थीं। हद तो तब हो गई जब अशोक जी की रात भर की मेहनत से तैयार की गई फाइलें सुबह जमीन पर बिखरी मिली। परेशान होकर वेदिका ने अपनी दोस्त ज्योति को यह सब बताया और यहीं से बाहर से मदद लेने का फैसला किया गया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वेदिका की दोस्त की मदद से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जिसका नाम था यश, इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए कुलकर्णी सदन पहुंचता है। अच्छा, यश कोई पारंपरिक तांत्रिक या ओझा नहीं था। वो एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर था जो घोस्ट हंटिंग गैजेट्स जैसे ईएमएफ मीटर और स्पेशल कैमरों की मदद से इन चीजों की जांच पड़ताल करता था। और यहीं पर मामला और भी ज्यादा उलझ गया। सोचिए, एक तरफ तो परिवार लगातार डरावने घटनाओं का सामना कर रहा था और दूसरी तरफ यश के उन आधुनिक उपकरणों पे एकदम सन्नाटा। कोई एनर्जी नहीं, कोई हरकत नहीं, जैसे घर में कुछ था ही नहीं। इस पहेली ने यश को एक बहुत अहम नतीजे पर पहुंचाया। उसने कहा कि घर में जो भी शक्ति है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और वो जानबूझकर उसके उपकरणों की पकड़ में नहीं आ रही। वो अपनी मौजूदगी को छिपाना जानती थी। यश के इस थ्योरी के सच होने में ज्यादा देर नहीं लगी। अगली सुबह कुलकर्णी परिवार ने पाया कि उनका पूरा घर तहस नहस हो चुका है। फर्नीचर, सामान, सब कुछ तोड़ा जा चुका था। ये उस अनदेखी शक्ति का जवाब था और एक चेतावनी भी। इस हमले के बाद यश समझ गया कि जवाब घर की दीवारों में ही कहीं छिपा है। उसने घर के इतिहास को खंगालना शुरू किया और यहीं से कहानी का माहौल डर से बदलकर दुख में बदल गया जब उस आत्मा की दर्दनाक हकीकत सामने आई। यश को एक पुराने पड़ोसी से पता चला कि करीब 15 साल पहले उस घर में सतपाल जी अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। माया की शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन एक तूफानी रात एक चोर ने उनके पिता की हत्या कर दी। अपने पिता की मौत का सदमा माया बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी घर में अपनी जान दे दी। इस एक सच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कोई डरावना भूत नहीं था, बल्कि माया थी, एक बेटी जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को खो दिया था।
उसका वो बेइंतहा दर्द और गुस्सा उसी घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गया। तो अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, एक आखिरी फैसले का वक्त था। सवाल ये था कि क्या कुलकर्णी परिवार और माया की आत्मा एक साथ उस घर में रह सकते थे? यश ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने परिवार से कहा कि वो सब घर के बाहर इंतजार करें ताकि वो माया की आत्मा से अकेले में संवाद कर सके, उसे समझाने की कोशिश कर सके। कुछ देर की खामोशी के बाद जब यश बाहर आया तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वो कोई समाधान लेकर नहीं आया था, बल्कि एक अंतिम चेतावनी लेकर आया था। माया ने बात नहीं की थी, उसने सिर्फ एक ही विकल्प दिया था। यश ने माया का संदेश परिवार को सुनाया और संदेश बिल्कुल साफ था, इस घर को छोड़कर चले जाओ वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये कोई बातचीत नहीं थी, ये सीधा सीधा एक अल्टीमेटम था। इस चेतावनी के बाद कुलकर्णी परिवार के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो घर हमेशा के लिए माया की यादों के साथ बंद कर दिया गया। कुलकर्णी सदन की कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी का दुख इतना गहरा हो सकता है कि वो किसी जगह पर उसका हक बन जाए? क्या माया का दर्द उसे उस घर का हमेशा के लिए मालिक बना देता है? शायद इसका जवाब हमारे पास नहीं है।